हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टेटिक्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के हिंदी लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और हाँ, एग्जाम के रिगार्डिंग मैं कुछ आपको टिप्स एंड टिप्स दूंगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आप अच्छे से नोट्स रेडी करो। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे डायरेक्ट शेयर करो, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। ओके, अब वहां से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स एंड PYQ पेपर्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपको टेलीग्राम पे वहां से प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से मैसेज करो, आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सो बने रहिएगा एंड तक। आते पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा लिखते हुए इसके महत्व एवं विशेषताएं लिखिए। अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने PYQ पेपर्स के आपको अपलोडेड है, वो सारे जितने भी स्टूडेंट ने अब तक दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, बिकॉज सारे एग्जाम के क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन पुटअप किए हैं उनके एग्जाम में। तो आई होप कि आपके भी एग्जाम में ये जितने मैंने बताने हैं वो सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड बी हॉनेस्टली आप सारे पेपर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, वो नोट्स रेडी करो। कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछ के डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। तो आइए हम इसमें पर्यावरण की परिभाषा लिखते हैं, इसके महत्व पढ़ते हैं। एंड दो क्वेश्चन को आपको मैं बताने वाले हूँ, एक साथ 2 क्वेश्चन रिपीट कराऊंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले हम पहला डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम दूसरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ पर्यावरण की परिभाषा एंड पत्र लेखन की आवश्यकता के प्रकाश डालते हुए एक अच्छे पत्र की विशेषताएं लिखनी है। तो आइए हम इसका आंसर पढ़ते हैं, जिसमें आता है पर्यावरण की परिभाषा। हम इसमें पहली बार देखेंगे कि पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण की विशेषता। इन हिंदी पर्यावरण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पर्यावरण का अर्थ है अंग्रेजी में इसे एक्सपेंशन कहते हैं, शब्द से का समानार्थी होता है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। यह एक प्रकार का गद्य रचना है जिसमें किसी विषय या विचार को विस्तार दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण में लेखक की मानसिक विचारधारा, कल्पना शक्ति, मौलिक उद्भावना सक्षमता एवं उसके भाषा सामर्थ्य के परिचय मिलता है। पर्यावरण पल्लव शब्द से बना हुआ है, जैसे कोई बीज, खाद और पानी पाकर पहले अंकुरित होते हैं, फिर उसमें तने, शाखाएं, इन शाखाओं को पल्लव आते हैं। उसी प्रकार कोई भी शुद्ध वाक्य उद्देश्य, विशिष्ट विषय अथवा विचार बिंदु लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, मौलिकता एवं प्रभावमयी सुशील भाषा द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए जब हम सोचते हैं या विचार करते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्टली मैं बता रही हूँ, जब हम किसी को कहानी के बारे में सोचते हैं या किसी भी कविता को लिखने के लिए पहले मेरे मन में जो विचार आते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। मतलब कि किसी भी कहानी को लिखने का तरीका, हमारा उसमें विचार व्यक्त करना, किस प्रकार हम कहानी को रूप देंगे, उसे ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। आते हैं, पर्यावरण निबंध जैसी एक रचना होती है। निबंध भी एक निश्चित विषय पर आधारित होती है। पर्यावरण का भी विषय निश्चित होता है, पर दोनों का विस्तार अंतर है। निबंध में एक विस्तृत गद्य विद्या होती है, जबकि पर्यावरण इसकी अपेक्षा सीमित स्वरूप वाली गद्य विद्या है। दोनों में केवल उद्देश्य व उद्देश्य दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। निबंध और पर्यावरण में क्या अंतर है? सिर्फ इतना है कि उसमें मतलब निबंध क्या होता है, एक व्याख्या के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और पर्यावरण में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। निबंध एक मूल टॉपिक पे होता है और पर्यावरण हमारे विचारों पे उपयुक्त किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा कंप्लीटली नॉलेज हो गया होगा। इतना देखने के बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के सारे को कंप्लीट करो, सारे नोट्स रेडी करो, ठीक है। आप हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट लेके इसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। आते हैं पर्यावरण की विशेषता पर, जिसमें आपको पर्यावरण का विशेषता देखना है। एंड पर्यावरण की उपयुक्त विवेचना आधार पर पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें हमारा पहला आएगा गद्यात्मक रचना, दूसरा है सृजनात्मक, मौखिकता, केंद्रोन्मुखता, कल्पनशीलता, शैलीगत प्रवाह में उत्मुखता, सहजता, शब्द चातुर्य एंड उक्ति विचेर, वैचित्रपूर्ण लालित्य भाषा, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? पर्यावरण की विशेषता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे महत्व आएगा या चाहे विशेषता आए, आप इसे सब में लिख सकते हो। चाहे महत्व आए या चाहे विशेषता है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
आते हैं थोड़ा सा हम पल्लवन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और। जैसे पल्लवन एक गद्य रचना है, या पहले भी हम बता चुके हैं कि बहुत सीमित स्वरूप वाली गद्य रचना होती है। इसमें बहुत ही सीमित शब्दों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि विचारों को ऐसे शब्दों का प्रयुक्त करते हैं जो कि लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा और। इसमें है पल्लवन कर्ता के अपने विषय की सीमा रहना चाहिए, उसमें यह निर्भर भाव विस्तार की अपेक्षा नहीं होती है। उसका ध्यान सदैव आने विषय पर केंद्रित रहना चाहिए, ऐसा न करने से पल्लवन बिखरा सा लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको पल्लवन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। एंड ये भी आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, एग्जाम में आप इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, आप इन सबको बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। एंड हाँ, एक क्वेश्चन आपका अगर आ गया कि पल्लवन की उपयोगिता के बारे में बताना है, जैसे पल्लवन की उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में भी आप देख लीजिए। जैसे कि भाषा प्रयोग में संदर्भ के पल्लवनकर्ता को बहुत ही सतर्क रहना होता है। भाषा ऐसी जो केंद्रीय भाव को सहज ढंग से अभिव्यक्त दे सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि पल्लवन क्या है, एक प्रकार को अपने विचारों को प्रयुक्त करना है, परंतु बनावटी शब्दों का उपयुक्त नहीं कर सकते हैं। यह तो कहावतों या मुहावरों के बोझ तले दबी ना हो कि कहावतें लिख दे रहे हैं, उसमें मुहावतें लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ पल्लवन का एकमात्र होता है कि अपने भाव और विचारों को प्रयुक्त कर एक ऐसे शब्द का प्रयोग करना जो कि आसानी से लोगों के समझ में भी आ जाए और वो एक निबंध के रूप में भी सहायक हो। ठीक है, एक स्वरूप हो उसका। ठीक है, इतना हमें पढ़ लें। जैसे कि देखें एंड समझ, इसमें पल्लवन में क्या क्या इसके मतलब आपको समाचार पत्र उदाहरण है रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्ड, वीडियो कैसेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि जन संचार के आधुनिक माध्यम है हमारा पल्लवन। ठीक, तो आप इसे उदाहरण के तौर पे भी लिख सकते हो पल्लवन के। जैसे आप लास्ट में ना जब कंक्लूजन लिखना, निष्कर्ष के रूप में जब लिखना पल्लवन के बारे में, तब ऐसे लिखना उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार या उपयुक्त उत्तर के अनुसार। जब हम पल्लवन का हम अर्थ यह जानते हैं कि अपने विचारों भावों को एक सरल शब्दों में प्रयुक्त करना, परंतु ऐसे शब्दों का प्रयुक्त करना जो कि हमारे भाव और विचारों को तत्पर एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, जैसे समाचार पत्र, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, वीडियो कैसेट, इंटर, सोशल मीडिया आधुनिक माध्यम है हमारा पल्लवन का। ठीक है, आइए पत्र लेखन के बारे में पढ़ लेते हैं। पत्र लेखन की परिभाषा और महत्व क्या क्या है। तो पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति की समझ से लिखित साधनों पत्र आज भी सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरंजन का स्थान है। ठीक है, पत्र लेखन आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे लेखक अथवा पाठक क्षमता के अनुभव करते हैं। लिखित भाषा का उद्देश्य सबसे अधिक पत्र लेखन द्वारा ही प्राप्त होता है। मतलब हम अपने विचारों को जो लिखित रूप से प्रवाहित करते हैं या उसे प्रस्तुत करते हैं, वो हमारा पत्र लेखन होता है इन इजी वर्ड में। ठीक है, एंड थोड़ा सा देख लेते हैं इन अदर वर्ड में। आप ऐसे लिख सकते हो कि पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आते हैं पत्र की विशेषता आते हैं, जैसे सरलता होनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्पष्टता होनी चाहिए पत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब होता है कि पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए भाषा में, कि अनावश्यक विचार विस्तार नहीं होना चाहिए। ऐसे पत्र आप में पूर्ण हो, व्यर्थ के बाद शब्द से जाल से मुक्त होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यर्थ शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी अनशब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा आकर्षकता एवं मौलिकता होनी चाहिए। आकर्षक हो पत्र हमारा, एंड उद्देश्य पूर्णता, मतलब किसी एक मुख्य उद्देश्य पे हमारा पत्र लिखा होना चाहिए। ठीक है, एंड शिष्टता है हमारा, शिष्ट का मतलब सरकारी व्यावसायिक, मतलब क्या शिष्टता, मतलब सरकारी आपका शिष्टता होना चाहिए, उसमें एक धैर्यता होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट है चिन्हांकन होना, मतलब एक चिन्हित होना चाहिए, किसी विशेष ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद के प्रयोग करना चाहिए। एंड नए विचार, नई बातें, पैराग्राफ, अल्पविराम और पूर्व विराम, कोष्टक आदि का प्रयोग स्थल पर ही होना चाहिए, उचित स्थल पर होना चाहिए। नहीं कि कहीं भी लगा दे रहे हैं, विराम कहीं लगा दे रहे हैं, तो पैराग्राफ के लिए कहीं भी छोड़ दे रहे हैं, अल्पविराम भी कहीं लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि स्पष्ट रूप से उचित स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पत्र का महत्व आते हैं। आज के अति व्यस्त युग में पत्र लेखन का महत्व अधिक बढ़ गया है। आज के युग में मानव को अनेक व्यक्ति संबंधियों में कार्यकलाप साधन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप पत्र का महत्व का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं पत्र के प्रकार पे। पत्र हमारे दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हमारे कुछ पर्यायवाची है, मैं इसमें से कुछ एंड 5 के आपको पर्यायवाची मैंने बताए, 5 आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। 5 मैं बता रही हूँ, 5 हमारे कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे कोयल, गणेश, चरण, तालाब, किरण का आपको बताना है, अश्वरात्रि, तारा, अमित और कपड़ा का मैंने बताया है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा, इसमें हमारा अश्व का घोड़ा, हल और तुरंग हो सकता है, रात्रि का निशा, यामिनी, रजनी, तारा का नक्षत्र, सितारा, तारक और अमृत का सुधा, शोभ एंड पीयूष होगा, कपड़ा का पोशाक, वस्त्र, परिधान, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो रोक के लिख लेना। अब आते हैं भोला राम का जीव निबंध में निहित व्यंग को स्पष्ट करना, आपको भोला राम के बारे में लिखनी है और शरद जूनी की जीवनी के बारे में लिखना है, ठीक है। आते हैं भोला राम की जीवन कहानी में व्यंग्य मुख्य लक्षण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, पर लेखक का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, कहीं भोला राम के जीवन को भी ऐसे विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया, ठीक है। इतना ही है, इतना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड नेक्स्ट आते हैं हम हमारी मानक भाषा के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना और अमानक भाषा के उपमानक भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करना, दोनों का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मानक भाषा की विशेषताएं क्या है, इसका इतिहास ज्ञात हुआ उसके स्थान के निकट रहता है, एक भाषा किसी क्षेत्रीय बोली से ही विकसित होकर मानक भाषा का रूप प्रतिष्ठित करता है, ऐसी भाषा एक निश्चित व्याकरण होता है, मानक भाषा लिखने, पढ़ने और बोलने में समरूपता प्राप्त होती है। एंड लास्ट है, मानक भाषा का प्रयोग साहित्य, संगोष्ठी, पत्र व्यवहार और पत्रिकाओं के पुस्तकों, भाषाओं आदि में होता है, ठीक। ओके, सो देन हमारा ये मानक का विशेषताएं हो गए। अब आते हैं मानक भाषा के कुछ बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मानक भाषा क्या होता है? मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र शुद्ध माना जाता है, जिसे उस प्रदेश के शिक्षित शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है। प्राय सभी औपचारिक स्थिति, लेखन, प्रशासन, शिक्षा के माध्यम से रूप यथा से उसी का प्रयोग करता है, वह व्याकरण समस्त होती है। तो मानक भाषा का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि इसमें आपका विशेषता पूछा है, तो हो सकता है उसमें आपका अर्थ पूछ ले, इसलिए मैंने दोनों करा दिया है, ठीक है। आप आते हो उपमानक और अपमानक में आपको स्वरूप के बारे में बताना था ना। उपमानक भाषा अशुद्धों को नजरअंदाज करके बोला जाता है। मानक भाषा का प्रयोग औपचारिक और प्रतिष्ठित अवसरों पर किया जाता है, जैसे साहित्य जगत, समारोह आदि, ठीक है। एंड अमानक भाषा का प्रयोग अनपढ़ और अज्ञानी व्यक्ति करते हैं। उपमानक भाषा का प्रयोग सामान्य जन करते हैं, इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है। अमानक और उपमानक में थोड़ा अंतर है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अमानक किसी कौन लोग यूज करते हैं, जो अनपढ़ और अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। उपमानक का प्रयोग सिर्फ बहुत ही बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है उपमानक का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में हमारा स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव समाज की उन्नत अवस्था में क्या क्या बाधाएं हैं, उसके बारे में बतानी है। बाधाएं हैं तो ये थोड़ा सा ये क्या है ना, आपका बहुत बड़ा है, तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी विवेकानंद का, ठीक है। विवेकानंद के बारे में मैं इसका निष्कर्ष और हाँ इसका सामाजिक दर्शन मैं अपने टेलीग्राम पे इसका एक फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एंड इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्य अहिंसा का पाठ का सारांश लिखना था, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सत्य अहिंसा गांधी जी ने सत्याग्रह के पहले तत्व के रूप में सत्य की शक्ति व दूसरे के रूप में अहिंसा को आधार माना है। उनका मानना था कि सत्याग्रह को हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि वह सत्य के लिए लड़ रहा है, वह सत्य जो ईश्वर का रूप है, प्रेम, न्याय, क्योंकि सत्य सामाजिक क्रिया पर आधारित है, ठीक है। अब इतना भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं थोड़ा सा ये आप ना नीचे लिख देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। महात्मा गांधी जी के अनुसार है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य ही मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। तो ये लाइन आप जरूर लिखेगा, अगर सत्य अहिंसा का क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन आप जरूर इंक्लूड करना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इतना भी, ये नहीं है कि अभी इतना ही लिख देना है, ठीक है, ये नहीं कि इतना ही लिख दिए तो फुल मार्क्स मिल गया, ऐसा नहीं है, उसको भी लिखना है, जो मैंने अभी बताया है, इससे भी लिखना है, उससे भी लिखना है, दोनों लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट सारा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे यूनिट 5 में दिया है, देवनागरी लिपि को आदर्श लिपि क्यों माना जाता है, उदाहरण समझानी है आपको, और इसमें कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग विषय पर लेख लिखनी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। देवनागरी लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। इनका उच्चारण निश्चित स्थान के उन निश्चित स्थान से ही उनका उच्चारण होता है। देवनागरी लिपि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानकीकरण एवं स्तरीकरण किया गया है, उनमें वर्तनी का भी मानक रूप तैयार किया गया है।
ठीक है। आते हैं देवनागरी लिपियों को आदर्श लिपि क्यों माना जाता है। देवनागरी लिपि में रोमन के समान कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का झंझट नहीं है। वास्तव में आदर्श लिपि वही है जिसमें एकरूपता है। देवनागरी लिपि में भी नाक्षी ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है, जैसे रोमन में अड़ ई अड़ सभी को एन से लिखा जाता है। ठीक है। देवनागरी को आदर्श लिपि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, रोमन भाषा में जैसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का झंझट नहीं होता है, वैसे ही आदर्श में से देवनागरी आदर्श लिपि में भी अलग अलग चिन्हों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसमें जैसे सभी शब्दों को एन के रूप में लिखा जाता है, इन सभी शब्दों को। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ना कंप्यूटर के में हिंदी का अनुप्रयोग से आशय बतानी है आपको, तो अपनी मातृभाषा की सहायता से भी कंप्यूटर कुशलता पूर्वक कार्य किया जा सकता है। धीरे धीरे देशी भाषाओं में काम करना कंप्यूटर के लिए उस विकास किए जाने के लिए हिंदी भाषा कंप्यूटर पर विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करना आसान बनाने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। अब इतना भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑलरेडी हिंदी का पेपर बड़ा होता है। नेक्स्ट आते हैं, कछुआ धर्म के माध्यम से कौन सा संदेश उभर कर सामने आता है। छत्तीसगढ़ के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए इसके सांस्कृतिक वैभव का उल्लेख कीजिए। ठीक। आते हैं, कछुआ धर्म के माध्यम से लेखक का क्या संदेश देना चाहते। इसके कारण हम भारतीय की कछुआ पालन की संस्कृति थी, जिसमें वह केवल अपने बचाव का रास्ता ढूंढते थे और समस्या का मुकाबला नहीं करना चाहते थे। इस तरह लेखक कहता है कि हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता भी कछुआ धर्म की तरह है, जो केवल समस्या से बचाव करना जानती है, उसका मुकाबला करना नहीं जानती है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। आते हैं, और इसका जो मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी ना, अभी अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसे भी देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका क्वेश्चन पेपर एंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पेपर जो कि अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में हुई है, तो आप उसे भी देख कर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली देख के जाओ, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दोनों में पिन हो जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ना, इतिहास की जरूरत छत्तीसगढ़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना था। तो रायपुर जिले के गैजेटर 1973 के अनुसार 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण तथा 18 किले शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित है। एक मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ शब्द चैदेशगढ़ का अपभ्रंश जो है कि इस क्षेत्र में कई वर्षों तक चैदेश राजाओं के आधिपत्य में रहने के कारण उधरी है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, हमारा पूछा था ना छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत, नृत्य, कला और उत्सव का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों के परंपराएं और इसमें विशेष संस्कृति के अलावा हिस्से और उनकी विशेषताएं दिखती हैं, और उनके नृत्य और गीत, शिल्प कला भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के उत्सव मेलों के भाग लेने का अनूठा आनंद का है। ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट करो। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है, अनुनाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अच्छे अनुनाद की विशेषताओं को गुणों को बताने हैं इसमें। ठीक है। तो हमारा अनुनाद का क्या अर्थ है। अनुनाद बराबर अनुनाद संख्या उदाहरण है। अनुसंदेश अनुनाद उपयोग आज कंप्यूटर अनुनाद में प्रयोग होते हैं, जैसे +102 अनुनाद बराबर प्रतिस्थापन संज्ञा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप डबल इन्वर्टेड कॉपी में कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड करके आपको बताया है। इसे आप ऐसे ही लिखना है अपने एग्जाम में। अगर अनुनाद का आ गया, अनुनाद आएगा ही, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद आपका आना ही आना है, तो अनुवाद के बारे में आप ऐसे ही लिखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लर्न कर लेना इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अनुनाद एक कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है। निरंतर अभ्यास और अनुशील तथा अध्ययन आदि से इसमें कार्य कुशलता की पहचान होती है, क्योंकि उसके सामने अनुवाद के समय दो भाषाएं होती हैं और उन दोनों भाषाओं के स्वरूप तथा मूल प्रकृति व प्रवृत्ति का ग्रहण, अध्ययन, अनुशील करना अनुवादक का प्रथम कार्य होता है। ठीक है। इसमें दो भाषाएं होती हैं, लर्न कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है आपका, दो भाषाएं होती हैं। जैसे आपके जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, ये सब आपको इसके जैसे ब्लैक पेन से लिख दोगे ना, हाईलाइटेड करके लिखना है ये सब। जैसे दो भाषाएं होती हैं, प्रकृति एवं प्रतीकी का गहन अध्ययन होता है, अनुशील का अनुवादक का प्रथम कार्य होता है। तो आप इसे ना हाईलाइट करके लिखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा एफर्ट पड़ता है आपके आंसर। जैसे मैंने इसमें हाईलाइट किया ना, इतने चीज़ों को आप हाईलाइट करके लिखा करो, है ना। निरंतर अभ्यास, अनुशील तथा अध्ययन आदि से इसमें कार्य कुशलता की पहचान होती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे आप इसे हाईलाइट करके लिखोगे तो काफ़ी एफर्ट पड़ता है आपके आंसर पे। ठीक है।
एंड आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य एवं इसमें निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। बड़े भाई साहब की कहानी के अनुसार जीवन की समझ कैसी आती है, समझाइए। ठीक है, अब एक टोकरी मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक मामरिक कहानी है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उच्च एवं जमींदार वर्ग द्वारा निधन वर्ग के शोषण की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। इस कहानी में बताया गया है कि उच्च वर्ग के लोगों जिनके पास धन बल की कोई कमी नहीं है, वह निधन दोनों को जीने का हक तक छीन लेना चाहते हैं। अपने शानो शौकत के लिए वह किसी भी निर्धन के लिए रहने तक का आवाज तक छीनने में कोई संकोच नहीं करते हैं। उन्हें केवल अपने ही सुख का शानों की परवाह होती है, भले ही उसके लिए किसी निर्धन का पूरा जीवन ही छिन्न भिन्न क्यों न हो जाए। यह कहानी समाज की उच्च निम्न वर्ग भेद वाली समस्या के ओर केंद्रित करती है। ठीक है, तो इस कहानी का सारांश है, इसमें उन उच्च और निम्न वर्ग कैसे, मतलब उच्च वर्ग वाले कैसे निम्न वर्ग वालों को उसमें परेशान करते हैं, उसमें इसके बारे में आपको बताया गया है कि कैसे उत्पीड़ित करते हैं। ठीक है, इस कहानी का मुद्दा संपन्न वर्ग के लोगों द्वारा निर्धनों एवं असहाय का शोषण किया जाता है। कैसे उसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग द्वारा, मतलब निम्न वर्ग के लोगों को शोषण करना ही उनका एकमात्र साधन है, उसमें वो बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। इस कहानी का सारांश यही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन कैसे समझी जाती है, तो बड़े भाई के अनुसार जीवन का अनुभव और बड़प्पन से आती है। किताबों के रट्टा लगाने से हम चीज़ों का अनुभव नहीं ले सकते हैं। बड़े भाई साहब के अनुभव तजुर्बे से समझ आती है, पढ़ने लिखने का अनुभव का पता नहीं चलता है। ठीक है, अनुभव से ही हमारा हर चीज़ पता चलता है। पढ़ाई लिखाई तो एक माध्यम है, परंतु हमारा जीवन का अनुभव हमारे बड़ों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस हमें कहाँ से मिलती है, हमारे बड़ों से ही मिलती है ना। एंड पढ़ाई लिखाई तो एक माध्यम है, एक जीने का सलीका है, बट हमारा जो एक संस्कार और संस्कृति होती है वो हमारे बड़ों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हमारी अम्मा और दादा वह कम पढ़े लिख कर भी उम्र और अनुभव से अधिक समझदार हैं। हेड मास्टर की माता जी भी बहुत बुजुर्ग माँ है, उनकी सारे घर की देखभाल उनकी माँ करती है। अपने सुरक्षित पुत्र की अवस्था को संभाल लिया है, वह अधिक अनुभवी है। अनुभवी व्यक्ति जीवन में हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है, उन्हें गलत सही का पता लग जाता है। ठीक है, एंड बहुत अच्छी स्टोरी है, ऐसे आप लोग पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट आते हैं संप्रेषण की परिभाषित करते इसके महत्व और उपयोगिता पे आपको प्रकाश डालनी है। तो एंड लोकोत्तरा को स्पष्ट करते लोकोत्तरा का उदाहरण आपको बताना है। संप्रेषण का अर्थ है, संप्रेषण तात्पर्य छोटा कर देना होता है। अंग्रेजी से प्रेषी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है, हिंदी भाषा में इसे संप्रेषीकरण। संप्रेक्ष लेख और अधिक शब्दों का प्रयोग बहुतायत के संप्रेषण शब्द का अधिक सार्थक भाव व्यंजक होता है, मतलब शब्दों को छोटा करना ही हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड को छोटा करना ही हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। किसी मूल लेख पत्र व्यवहार एवं भाषण को वास्तविक तथ्य सही सुनियोजित तरीके से पेश करना ही संप्रेक्षण कहलाता है। इसे आप हाईलाइटेड पॉइंट करके लिखना, अगर ये क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आएगा ही, एंड इसे आप हाईलाइट करके लिखना। ठीक है, संप्रेक्षण में अप्रासंगिक, अशुभंध, पुनरावृत्त और अनावश्यक बातों का त्याग और सभी आवश्यक, उपयोगी व मूल तत्वों का प्रभाव पूर्ण व संक्षिप्त संकलन किया जाता है। ठीक है, संप्रेषण का महत्व। प्राचीन काल से ही संप्रेषण कला के अत्यधिक महत्व रखा है। उस समय प्रत्येक विषय का कष्ट होना रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड वर्ड पढ़ा रही हूँ आपको। सूत्र का अर्थ है कम शब्दों में प्रस्तुत किया गया ऐसा वाक्य पद जो अधिक शब्द अर्थ प्रकट कर सके। ठीक है, एंड संप्रेषण आपका यही है, छोटे से वर्ड को आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इसके कुल गुण हैं, कैसे कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि भाषा और अधिकार है, सरल स्पष्ट और प्रसाद गुण पूर्ण शैली है। नेक्स्ट आते हैं संक्षिप्तता और क्रमबद्धता है। ठीक है, आते हैं लोकतियाँ किसे कहते हैं। चलिए लोकता के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा टॉपिक है। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध होने जाने वाली वाक्य को लोकतियाँ कहते हैं, वेरी शॉर्टली। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध होने जाने वाली वाक्य को क्या कहते हैं, लोकति कहते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे शब्दों में भी पढ़ लेते हैं। जैसे आप दूसरे शब्दों में जरूर लिखा करो, आंसर में आप जब लिख रहे होते हो ना, जब लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो आप दूसरे शब्दों में निष्कर्ष के रूप में, परिभाषा के अनुसार, राइटर के अनुसार ऐसे आप लिखते हो तो काफ़ी एफर्ट पड़ता है आपके आंसर पे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरे शब्दों में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष उद्धत किया जाता है तो लोकति कहलाती है। इसी को कहावत भी कहते हैं। जैसे लोकति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, लोक प्लस उक्ति, लोकति। ठीक है, अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेतित करती है वो लोकतियाँ कहलाती है। लोकतियाँ कहावत, शुक्ति आदि नामों से
जानी जाती है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि एक दिन की बात है, शाम कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस बात पर एक व्यक्ति ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो ये ऐसे कहावत के रूप में कहा जाता है। कहावत एक प्रकार की हमारी लोकोक्तियां ही होती हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। आते हैं लोकोक्तियां और उनके अर्थ पे पढ़ लेते हैं। लोकोक्तियां और उनका अर्थ देख लेते हैं। एंड कुछ मैं आपको लोकोक्तियां बता रही हूँ, जैसे अंधा क्या चाहे, दो आंख, बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना, 9 2 11 होना, रफू चक्कर होकर भाग जाना। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना। असमंजस में पढ़ना, दुविधा में पढ़ना, आंखों का तारा बनना, अधिक प्रिय बनना। तो मैंने इस पे काफ़ी सारे बनाए हैं, तो ये आपको मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर पे भेज दूंगी। एंड आते हैं नेक्स्ट में हमारा जागो फिर एक बार कविता के मूल भाव। इन तीनों का क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक साथ देने वाले हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप वीडियो को एक आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जागो एक बार फिर कविता के मूल भाव को समझते हैं। कवि जमीन बनाने के लिए प्रत्येक किन चीजों को मांग करता है और वाक्य शुद्ध से आप क्या समझते हैं, वाक्य शुद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। आते हैं जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा आपको रचित है। इस कविता का उस समय का वर्णन जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था। इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जन के लिए कुछ चिंतन किया है और लुप्त जनता को उनके गौरवमय अतीत का याद दिलाते हुए उनके जागने का आह्वान किया है, ठीक है। यह हमारे भारत के अंग्रेजों के टाइम पे जो हमें शोषण हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। वाक्य शुद्धि क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। वाक्य शुद्धि हमारा क्या है, जैसे वाक्य क्या, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है हमारा वाक्य की शुद्धि कहलाती है। जैसे शुद्ध कैसे संभव है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यह कैसे संभव हो सकता है, तो शुद्ध क्या, यह कैसे संभव है। अशुद्ध क्या है, तुम वापस लौट जाओ। शुद्ध क्या है, तुम वापस जाओ, ठीक है, ऐसे ही होता है। वाक्य रचना में मुख्य 2 रूपों से विशेष महत्व दिया जाता है। पहला, व्याकरण शुद्ध पदों को क्रम में से रखना, उन परस्पर पदों को संबंध स्पष्ट करना। इन्हीं 2 नियमों के आधार पर ही वाक्य का शुद्धिकरण होता है, पदों का क्रम और पदों का अन्वय, ठीक है। इसके बारे में आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका पढ़ लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं वर्तनी शब्दों को शुद्धि के कारण बताना है आपको। मात्रा का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। हिंदी के कई शब्द ऐसे जिसे लिखने समय आपको मात्रा का प्रयोग विसंग सांशद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक उच्चारण करने के उचित मात्रा का प्रयोग करना ही संभव होता है, ठीक है। जैसे शब्दों में क्या है हमारा, अशुद्ध का शुद्ध, अतिथि का अतिथि, इंदौर का इंदौर, ऊर्जा का ऊर्जा, ऊषा का ऊषा होगा आपका, करुणा का करुणा होगा, ठीक है। आते हैं आगम का मतलब क्या, शब्दों का प्रयोग अज्ञानवश, भूलवश या जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पर शेयर करके पूछ लीजिएगा, ओके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।